हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का ज्ञान अभियान के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरा हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा अगर मुझे बताना हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो सभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर का ओवरव्यू ले लेंगे, है ना, कि चैप्टर में क्या क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि जैसे कि हम अपने घर में खाना खाते हैं, तो खाने में हम क्या खाते हैं। हम जैसे रोटी खाते हैं तो उसमें क्या होता है, वीट होता है। हम चावल खाते हैं तो वो क्या होता है, पैडी होता है, धान होता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब फार्म्स में उगती है, खेतों में उगती है। लेकिन वो खेतों में कैसे उगती हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे जो कि एक फार्मर करता है एक फार्म में, एक खेत में क्रॉप्स को उगाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब मैं कहता हूं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मींस क्रॉप का प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट, कि उसका रेख रखाव, उसका स्टोरेज कैसे, तो यही हम पढ़ने वाले हैं। तो जब मैं ये टाइटल पढ़ता हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्रॉप क्या होता है। ये नया वर्ड है, प्रोडक्शन का हमें मतलब पता है, मैनेजमेंट का हमें मतलब पता है, क्रॉप क्या होता है। इसका जो सटीक डेफिनेशन है वो ये है, when plants of same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop। अगर एक ही टाइप के प्लांट को हम बहुत बड़े फील्ड में, बहुत बड़े एरिया में उगाएं, है ना, ऑन अ लार्ज स्केल, तो उसे हम क्रॉप कहेंगे। मान लीजिए कि आपने घर में एक सरसों का पौधा उगाया, वो उग गया, आपने उसे उसमें से सरसों भी निकाल लिया, तो क्या उसे क्रॉप कहेंगे? नहीं, उसे हम क्रॉप क्रॉप नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसे हमने एक बहुत बड़े लैंड पीस पे, बहुत बड़े खेत में नहीं उगाया है। ठीक है, तो इसीलिए वो एक क्रॉप नहीं होगा, वो सिर्फ एक प्लांट होगा। तो यही हमारे डेफिनेशन में है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ द क्रॉप इज पैडी, अगर आपको कहता है कि इस खेत में जो क्रॉप है वो पैडी है, इसका मतलब कि जो फील्ड है उसमें जितने भी पेड़ होंगे वो सारे पैडी के पेड़ होंगे। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो अब है हमारा जो टॉपिक है, हम क्रॉप्स को ना तीन तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं क्रॉप्स को। किस बेसिस पे? हम इस बेसिस पे क्रॉप्स को क्लासिफाई कर रहे हैं कि उसे हम किस सीजन में उगाते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, हम इस बेसिस पे उसे क्लासिफाई कर रहे हैं कि हम उसे किस सीजन में उगाते हैं। भारत में मेनली दो सीजन्स होते हैं, वो कौन से हैं? एक मॉनसून और एक विंटर, है ना। दो होते हैं, मेरे साथ बोलिए आप, तभी इंटरेक्टिव सेशन रहेगा ये हमारा। ठीक है, तो एक होता है हमारा मॉनसून, एक होता है हमारा विंटर। तो यही दोनों के ऊपर हम क्या करेंगे, क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तीन तरह के क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स। आपके सिलेबस में खरीफ क्रॉप है और राबी क्रॉप है, जैद क्रॉप्स नहीं है। जैद क्रॉप्स आपको पढ़ना होगा क्लास 10th में, है ना। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि जो जैद क्रॉप्स होते हैं ये भी एक क्रॉप्स होते हैं जो कि जो विंटर और समर सीजन के बीच का जो थोड़ा टाइम बचता है उसमें जैद क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इसमें ज्यादातर जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं और सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, वो होते हैं जैद क्रॉप्स। आगे बढ़ते हैं, अभी हमें खरीफ और राबी पढ़ना है। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। मैंने आपको बताया था भारत में दो सीजन होते हैं मेनली, एक मॉनसून और एक रेनी। तो द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। सिंपल। द रेनी सीजन इन इंडिया, ये आपको मंथ याद रखना है कि रेनी सीजन इंडिया में कब आता है। देखिए अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम पे सीजन्स आते हैं, तो इंडिया में कब आता है वो आपको याद रखना है। इंडिया में कब आता है? जून से सितंबर, ये मंथ याद रखें, जून से सितंबर। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, खरीफ आर खरीफ क्रॉप्स, है ना। ये सारे, जैसे कि इसमें से आप मेनली दो एग्जांपल्स याद रखने हैं, दो एग्जांपल याद रखेंगे, दो एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछे जा सकते हैं या आपको ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं, है ना। पैडी इज रबी क्रॉप, ट्रू और फॉल्स? तो उसका आंसर क्या होगा? फॉल्स, बिकॉज पैडी इज अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, समझ गए।
अच्छा, अब मैं आपको एक बेसिक आइडिया, कॉमन सेंस बताता हूँ कि हम कैसे याद रखेंगे कि पैडी जो है वो खरीफ क्रॉप है या राबी क्रॉप है ना। तो एक कॉमन मैं आपको बात बताता हूँ कि जब पैडी को उगाया जाता है तो उसमें काफी ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कितना सारा वाटर रिक्वायरमेंट होता है। पैडी को उगाने के लिए एक बहुत बड़े से फील्ड में काफी सारा पानी भरना पड़ता है और उसके बाद उसके बीच में पेड़ लगाए जाते हैं, पानी के बीच में ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं। तो कितना ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है। इसीलिए क्या करते हैं कि अगर हम इसे समर सीजन में उगाएं तो ये तो अजीब सी बात हो गई ना कि जब वाटर रिक्वायरमेंट है तो हम समर में क्यों उगाएं, हम उसे रेनी सीजन में उगाएंगे कि बारिश हो और सिंपल हमारे पास पानी आ जाए। तो यही एक ट्रिक है कि हम इसे याद रख सकते हैं कि पैडी को उगाने के लिए हमें काफी ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होता है। और वाटर रिक्वायरमेंट कब आएगा, रेनी सीजन में, है ना। और रेनी सीजन में कौन से पेड़ उगाए जाते हैं, खरीफ क्रॉप्स। तो ऐसे आप लिंक करके याद रख सकते हैं। खरीफ क्रॉप्स हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा राबी क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स क्या होते हैं, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो ही सीजन होते हैं, एक मॉनसून और एक विंटर। तो द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। द विंटर सीजन इन इंडिया इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। ये मंथ याद रखें, अक्टूबर से मार्च। व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर मैं वही चीज ट्रिक बता देता हूँ कि जो व्हीट होता है, जो हमारा गेहूं होता है, उसको जब उगना होता है ना, तो वो जब उग जाता है और मैच्योर प्लांट बन जाता है और उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो उसे कुछ समय चाहिए होता है। जब उसके जब उसे काटने से पहले एक समय आता है जब उसको एक ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, एक तेज धूप वाला मौसम उसे चाहिए होता है। तो अगर हम क्रॉप को मॉनसून में रोप दें तो पहली बात तो उसे इतना ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। चलिए छोड़िए वो बात। मान लीजिए कि हमने उसे मॉनसून में ही रोप दिया, खरीफ क्रॉप समझ के हमने उसे मॉनसून में रोप दिया, तो उसका मैच्योर होते होते तो विंटर आ जाएगा। तो विंटर में तो सनशाइन आती ही नहीं है, बहुत कम सनशाइन आती है, बहुत कम धूप आता है। तो हमारा जो प्लांट है वो सही से उग नहीं पाएगा, सही से हार्वेस्ट, सही से प्रोड्यूस, उसमें से यील्ड नहीं निकल पाएगी। इसीलिए राबी क्रॉप्स को विंटर में उगाया जाता है। उससे क्या होगा कि विंटर में हम पौधे लगाएंगे, उसके समय आते आते, उसके कटाई का समय आते आते क्या आ जाएगा, धूप का मौसम आ जाएगा, सॉरी, गर्मी का मौसम आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए करते हैं। तो जल्दी से तीनों पॉइंट्स को नोट कर लें। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, विंटर सीजन इन इंडिया इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। थर्ड पॉइंट, दो एग्जांपल्स, कोई से भी दो एग्जांपल्स, व्हीट, ग्राम, सिंपल, दो एग्जांपल्स। हो गया, हमने क्लासिफाई कर लिया। अच्छा, जैद क्रॉप जैसे मैंने आपको बताया था, जैद क्रॉप्स में जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, तो हमारा मस्क मेलन होता है, खरबूजा, वो क्या है, वो जैद क्रॉप है। ठीक है, वो छोटा सा बीज का समय होता है, उसमें वो वाले क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ठीक है, हमने खरीफ कर लिया, रबी कर लिया, हमने ये पढ़ लिया कि क्रॉप होते क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आया हमारा मेन टॉपिक, जो हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक है, जो हमें प्रैक्टिकल बात समझनी है, वो हमारा अब टॉपिक आया है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम से। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, जो हमारा जो क्रॉप्स है उसे उगाना, है ना। उसके एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें आपका रिसर्च भी आता है, एग्रीकल्चरल रिसर्च भी होता है, लेकिन उधर हमें नहीं जाना। हमें कहाँ जाना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि एक सिंपल भाषा में आपको बताऊं, एक फार्मर फार्म में क्या क्या करता है क्रॉप्स को उगाने के लिए, वो होते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे 6 7 मेथड है, ये सब हमें करने पड़ते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए, जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम से जाने जाते हैं। तो पहला हमें स्टेप क्या होता है, कोई भी चीज करने के लिए स्टेप होता है। आपको खाना बनाना है तो उसके लिए स्टेप होता है कि आपको गैस की जरूरत पड़ेगी, आपको गैस जलाना होगा, उसके बाद उसके ऊपर पतीला रखना होगा, जो भी है ना। तो वैसे ही एक क्रॉप हमें उगाना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे, तो वो स्टेप्स होते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो देखते हैं। पहला जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड स्टेप है सोइंग, बीज का रोपना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर डालना। फोर्थ है इरिगेशन, पानी डालना। फिर फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स, इस शब्द को ऐसे अंडरलाइन कर ले, वीड्स। फोर्थ है, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई करना।
उसके बाद फिर 7th है स्टोरेज, उसको जो हमारा हार्वेस्टेड प्रोडक्ट है उसको स्टोर करना, उसे जमा रखना। तो ये करीब 7 मेथड्स हैं जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, ये सारे हमें करने पड़ते हैं। इन सबको एक एक को हम डीपली जाके पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना क्यों जरूरी होता है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep inside the soil। ठीक है, अगर हमारी जो सॉइल है वो लूज है, एक होती है डेंस सॉइल, डेंस सॉइल में कह सकता हूँ, हाँ, एक होती है डेंस सॉइल। उसमें क्या होता है, अगर सॉइल की ना बहुत एक मोटी लेयर है ना, तो वो क्या होगी, काफी ज्यादा ठोस होगी, काफी ज्यादा हार्ड होगी। तो उसके अंदर क्या होता है ना, एयर का एंटर करना मुश्किल होता है, उसके अंदर हवा नहीं घुस पाएगी। लेकिन जो लूज सॉइल है, जो हमारी भुरभुरी मिट्टी है, उसके अंदर जो एयर है वो आसानी से घुस पाएगा। क्यों? क्योंकि जो सॉइल में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सैंड होता है, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। तो अगर वो सारे दाने एक साथ चिपके रहें तो उसमें एयर का घुसना तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वो सारे दाने अलग अलग रहें, जैसे कि सैंड में होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एयर का घुसना ज्यादा आसान होता है। सैंड में पानी डालते हैं, एकदम से नीचे चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसके बीच में ना गैप्स हैं, है ना, गैप्स हैं। तो इसीलिए ऐसा ही सॉइल के साथ भी होता है कि अगर सॉइल लूज रहेगी ना, तो उसके अंदर एयर काफी आसानी से एंटर करेगा। ठीक है, और एयर का एंटर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि रूट्स को, जो प्लांट के रूट्स होते हैं, उसे सांस लेना जरूरी है, उसे एयर का रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए हमारा जो सॉइल है वो लूज सॉइल होना चाहिए प्लांट लगाने से पहले, क्रॉप लगाने से पहले सॉइल को लूज करना जरूरी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, द लूज सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अच्छा, अर्थवर्म्स और जो माइक्रोब्स होते हैं ये भी जरूरी होते हैं काफी। क्यों जरूरी होते हैं? कि हम एक बार क्रॉप लगाने से पहले तो हम सॉइल प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर फिर से सॉइल वैसी हार्ड हो गई तो उसके लिए काम कौन आते हैं? अर्थवर्म्स काम आते हैं। अर्थवर्म क्या होती है कि छोटे छोटे कीड़े टाइप के होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो मिट्टी में ही रहते हैं, और वो मिट्टी में एक साइड से अंदर घुसते हैं और बाहर निकलते हैं, अंदर घुसते हैं बाहर निकलते हैं। उससे क्या होता है, सॉइल अपने आप लूज होती है ना, सॉइल में एक तरह से एक गैप बन जाएगा ना, जब वो ऐसे अंदर जाएगा फिर बाहर निकलेगा तो एक गैप बन जाएगा सॉइल में। उससे क्या होता है, सॉइल में एयर और आसानी से एंटर कर पाती है। तो इसीलिए अर्थवर्म्स को फ्रेंड्स के फार्मर भी कहते हैं। ठीक है, और माइक्रोब्स भी जरूरी होते हैं सॉइल में। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा, फोर्थ पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अर्थवर्म्स वाला पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लोइंग कहते हैं ना। नाम टिलिंग और प्लोइंग, स्पेसिफिक शब्द हमने दे दिया उसे, टिलिंग और प्लोइंग, नामकरण कर दिया टिलिंग और प्लोइंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इमेज में मैंने दिखाया है कि जैसे जो मैं हार्ड सॉइल बोल रहा था, तो हार्ड सॉइल के साथ साथ क्या होता है, सॉइल के क्रम्स बन जाते हैं। क्रम्स, क्रम्स मतलब क्या होते हैं, मोटे मोटे पत्थर टाइप के बन जाएंगे। तो इस ऐसी मिट्टी में क्या हम प्लांट रोप सकते हैं? ऐसी मिट्टी में, देखिए, ऐसी मिट्टी में प्लांट रोपेंगे नहीं, ऐसी मिट्टी में नहीं रोप सकते प्लांट। क्यों? क्योंकि ये लूज सॉइल नहीं है, इसमें मोटे मोटे पत्थर टाइप के बन गए हैं, इसमें एयर आसानी से एंटर नहीं कर पाएगी, इसलिए इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम मेनली करते क्या है, ये बात मैंने आपको समझा दिया है। हाँ, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमें करना है, ठीक है, उसके लिए कुछ टूल्स भी लगेंगे, है ना। तो वो टूल्स क्या हैं? वो टूल्स ये हैं, पहला है लेवलर, दूसरा है प्लो, तीसरा है हो, चौथा है कल्टीवेटर, और पांचवा है सीड ड्रिल। तो जो कल्टीवेटर और सीड ड्रिल है इनका अलग यूज है, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के यूज से अलग है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टूल है वो होता है हमारा प्लो और कल्टीवेटर। सॉरी, कल्टीवेटर भी वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का हिस्सा है, सीड ड्रिल अलग है, मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। तो देखते हैं प्लो। प्लो क्या होता है? प्लो एक तरह का टूल होता है, देखिए यहाँ पे इमेज है। प्लो एक तरह का टूल होता है। ये टूल क्या करता है, सॉइल को टिल करने में या प्लो करने में मदद करता है। और क्या मदद करता है? फर्टिलाइजर्स ऐड करने में मदद करता है। और क्या मदद करता है? वीड्स को हटाने में मदद करता है। अच्छा, अब ये प्लो होता क्या, मैंने आपको उसका यूजेस बता दिया कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जरूरी होता है, ये मैंने समझा दिया। अच्छा, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करेंगे? टूल्स होना चाहिए कोई। टूल क्या होता है हमारा? प्लो होता है टूल। प्लो क्या करता है? सॉइल को टर्न करता है। अच्छा, टिलिंग ऑफ सॉइल जिसे हम कहते हैं।
अच्छा, और फर्टिलाइजर भी इसमें फर्टिलाइजर डालने में भी मदद करता है। तीसरा, वीड्स रिमूव करने में मदद करता है। वीड्स में अभी बताऊंगा आपको क्या होता है, तो इसीलिए लेक्चर को स्किप ना करें, क्योंकि बीच में कोई लाइन जो मैं कह रहा हूँ वो छूट भी सकती है, इसीलिए वो 10 सेकंड आप जो स्किप करते हैं वो ना करें, ठीक है। तो सभी कुछ मैं आपको समझाऊंगा। तो प्लो एक टूल होता है जिसका की इमेज यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, इस प्लो से ना, इसमें एक ऐसा शेप का, जो जैसा मैं पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक ऐसे शेप का वुड लगा रहता है और उसके नीचे एक मेटल का कवर लगा दिया जाता है। इससे होता क्या है, और यहाँ से ना एक लंबा सा लकड़ी का बीम ऐसे अटैच कर दिया जाता है, एक रॉड टाइप का अटैच कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि, और इसे ना हम किसी भी तो कैटल एनिमल्स के सामने, जैसे कि यहाँ पे बफेलो के सामने, बफेलो है या जो भी है, इसके नेक पे अटैच कर देते हैं हम, इसके गर्दन पे हम लगा देते हैं, हम क्या फार्मर्स लगा देते हैं। और इसका जो ये पॉइंटेड वाला हिस्सा है ना, ये मिट्टी के अंदर रहता है। और ये दोनों जब जो एनिमल है, ये दोनों एनिमल जब चलते हैं तो ये वाला हिस्सा ना मिट्टी के अंदर रहता है। उससे क्या होता है कि ये मिट्टी के अंदर ऐसे रहेगा, और ये जब आगे आगे ऐसे चलती है ना, तो मिट्टी ऊपर नीचे होती है, मिट्टी लूज होना शुरू हो जाती है। और ऐसे ही ये जो दोनों एनिमल्स हैं, ये पूरे खेत में घूमेंगी, मतलब फार्मर इन्हें पूरे खेत में ऐसे 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 घुमाता है, और ये पीछे इनके गर्दन से अटैच होता है और ये लगा होता है। इससे क्या होता है, मिट्टी लूज होने लगती है। ये एक हिस्सा जब इसका मिट्टी के अंदर रहता है, तो ऊपर नीचे होती है मिट्टी, और मिट्टी लूज होना शुरू हो जाती है। The indigenous wooden plow is increasingly replaced by iron plows used today. अच्छा, जो हमारे इंडिजीनियस वुडन प्लो थे, जो हमारे भारतीय जो पुराने जो प्लो थे, वो लकड़ी के हुआ करते थे। लेकिन अब उसे टाइम के हिसाब से अब उसे आयरन, लोहे के प्लो से रिप्लेस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लकड़ी के प्लो ज्यादा कारगर नहीं थे, वो आसानी से टूट जाते थे, और लकड़ी के प्लो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं थे, वही टूट जाते थे। और क्या होता था कि लकड़ी के प्लो ना, मिट्टी का भी कभार गीली भी होती है, तो लकड़ी के प्लो में ना, लकड़ी जो होती है काफी ज्यादा वाटर सोख लेती है। तो यही सब रीजंस के कारण जो लकड़ी के प्लो थे उतने कारगर नहीं थे, इसलिए अब उन्हें आयरन के प्लो से रिप्लेस किया जा रहा है। तो प्लो आप समझ गए क्या होता है। प्लो, प्लो का काम भी मैंने आपको बता दिया, इसे नोट कर लें। आगे बढ़ता हूँ मैं। वैसे ही एक हो भी है, प्लो हो थोड़ा एक ही जैसा चीज है, प्लो और हो, लेकिन टूल दोनों अलग अलग होता है। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल, वही फंक्शन है। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुडन और आयरन, वही एक लॉन्ग रॉड होता है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, वही एनिमल द्वारा से पुल किया जाता है। अच्छा, अब डिफरेंट क्या आता है, डिफरेंट प्लो हो तो एक जैसे हो गए। तीसरा क्या होता है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, नाउ डेज plowing is done by a tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. तो कल्टीवेटर क्या होता है, ये मेटल का होता है, ये पूरा लोहे का होता है कल्टीवेटर, और इसे ना हम ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं, है ना। ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं, उस कारण से क्या होता है कि जैसे जैसे ट्रैक्टर चलता है ना, वैसे वैसे कल्टीवेटर भी उसके पीछे पीछे लगा रहता है, और वो आगे बढ़ता रहता है। तो कल्टीवेटर से जो प्लो करना आसान काम हो जाता है, अगर हम एक प्लो से करते तो, है ना। प्लो एक टूल भी है, तो अगर हम वो प्लो से और उसको एनिमल्स लगा के उसे खींचे, तो उससे काम क्या होगा, मेहनत भरा काम हो जाएगा और टाइम भी उसमें लगेगा। लेकिन जो कल्टीवेटर है, इसी काम को आसान कर देता है, और ये आसानी से ट्रैक्टर के पीछे लग जाता है, और इससे काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, हमने तीनों टूल पढ़ लिए, प्लो, हो, कल्टीवेटर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने अब क्या खत्म कर लिया, हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो था वो हमने खत्म कर लिया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने सॉइल प्रिपेयर कर लिया, सॉइल हो गया हमारा लूज, हो गया टिलिंग, हो गया प्लो का यूज कर लिया हमने, कल्टीवेटर यूज कर लिया, जो भी था हो गया। अब क्या करना है, अब हमें उसमें लगानी है बीज। तो बीज लगाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोइंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन सॉइल। सारी कॉमन बातें हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। The sowing is the process of planting seeds in the soil. Before sowing, good quality and clean healthy seeds of good variety are selected. देखो यार, एक बात समझनी पड़ेगी कि हमें जो हर काम है ना, उसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो हम बीज भी ऐसे कोई से भी बीज लाके हम नहीं रोप सकते। उसके लिए हमें एक अच्छे क्वालिटी का हेल्दी बीज जरूरी होता है। ठीक है, हेल्दी बीज इन द सेंस कि बीज में क्या होता है, कई बार कीड़े लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, बीज खराब हो जाता है, कीड़े बीज को खा लेते हैं अंदर से, तो वो एक तरह से अनहेल्दी बीज हो गए, उससे हमारे जो पेड़ हैं अच्छे से नहीं उगेंगे।
तो इसलिए हेल्दी बीज रिक्वायर्ड होते हैं। हेल्दी बीज का कैसे पता चलेगा? एक ट्रेडिशनल वे जैसा एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिशनल वे क्या होता है कि एक बड़े से वाटर ऐसे टैंक में, बाल्टी में कुछ ऐसे वेसल लिया जाता है और उसके अंदर सारे सीड्स डाल दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो कुछ सीड्स क्या होते हैं, अपने वेट के कारण नीचे बैठ जाते हैं, और कुछ सीड क्या होते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो खराब सीड्स होते हैं वो अंदर से ना खोखले होते हैं, खाली होते हैं, तो वो वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं, और जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो पानी के नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करने का। तो पॉइंट क्या है, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। ठीक है। The tool used traditionally for sowing the seeds is shaped like a funnel. अच्छा, अब इसके लिए भी हमें टूल चाहिए ना। एक एक हाथ से पूरे फील्ड में हाथ से ऐसे ऐसे करके तो बीज डालेंगे नहीं, एक टूल की जरूरत पड़ेगी। वो टूल ये होता है, वो टूल जो होता है वो फनल शेप्ड होता है। फनल जानते हैं कैसे? फनल जैसा शेप्ड होता है, यहाँ जैसे इमेज में दिखाया गया एक फनल शेप्ड होता है, और इसके नीचे क्या होता है, पाइप होते हैं। और पाइप में क्या होते हैं, शार्प एंड्स होते हैं, जो कि ऐसे जो एंड होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर ऐसे घुस जाएं। तो फनल में क्या करते हैं, हम बीज डालते हैं ऊपर से, और ये जो फनल होता है इसे भी दो एनिमल्स के द्वारा से खींचा जाता है। जो एनिमल ऐसे आगे चलते रहते हैं, पीछे से फनल लगा रहता है, उसके अंदर फार्मर्स बीज डालते हैं और पाइप के द्वारा वो सीधा मिट्टी के अंदर चला जाता है। इससे वो आसानी से काफी मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल टूल है सोइंग के लिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, टाइम बदल रहा है, तो कुछ बेटर फैसिलिटीज, कुछ बेटर टूल्स आए हैं। तो सोइंग के लिए वैसे ये एक टूल होता है सीड ड्रिल। तो इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं? सीड ड्रिल जो होता है इसे हम ट्रैक्टर की मदद से लगा सकते हैं। मींस फिर से एनिमल इंटरफेरेंस खत्म हो रहा है, एनिमल का यूज कम हो रहा है धीरे धीरे। तो इसे हम ट्रैक्टर के पीछे लगा सकते हैं। इससे और क्या फायदा होता है, जितने भी सीड्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे लगते हैं और इक्वल गहराई में लगते हैं। ठीक है। दिस इंश्योर्स द सीड इज कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। इससे एक और चीज इंश्योर हो जाती है कि सीड लगने के बाद सीड पूरी तरीके से मिट्टी से भर गया, क्योंकि सही डेप्थ पे, सही गहराई में सीड लग रहा है। तो फार्मर वो देख लेगा कि कितने डेप्थ पे रहेगा सीड कि वो मिट्टी से कवर हो जाए। तो इसका एक और फायदा है कि ये इंश्योर हो जाता है कि वो मिट्टी से कवर हो गया है सीड। ऐसा क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बीज डलने के बाद क्या होता है ना, कई बार कि उसे बर्ड्स खा लेती हैं, बीज को बर्ड आके खा लेती है, जैसे कौवे हो गए या पिजन हो गए। तो उसके लिए एक स्केयर क्रो भी लगाया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन वो लोग खा लेते हैं। तो इसीलिए उसे जरूरी होता है कि सीड को मिट्टी से ढक दिया जाए। इससे और क्या एक कॉमन फायदा होता है, सेव्स टाइम एंड लेबर। इससे मेहनत भी बचती है और समय भी बचता है, काम जल्दी हो जाता है। अच्छा, और जो इक्वल डिस्टेंसेस पे हमारे जो सीड्स लगे हैं उससे क्या होगा, प्लांट निकलेगा। तो प्लांट निकलेगा ना, तो उसे एक ओवर क्राउडिंग नहीं होगा, है ना। क्या होता है कई बार कि अगर कई सारे सीड्स एक ही जगह पे लग गए तो वहीं से काफी सारे प्लांट्स उग जाएंगे। उससे क्या होगा कि सबको सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जो सीड ड्रिल होता है वो क्या करता है, ऐसे आगे चलता रहता है, इक्वल डिस्टेंसेस पे वो सीड्स गिराता रहता है, और उससे ओवर क्राउडिंग नहीं होता है। ओवर क्राउडिंग ना होने से फायदा ये होता है, प्लांट्स गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। सिंपल, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या हो गया, अब हमने सॉइल प्रिपेयर कर लिया, अब हमने वो सोइंग भी, बीज भी लगा दिया। अब क्या करना है, अब उसमें हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करना है। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर होते क्या हैं? तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर सब्सटेंसेस which are added in the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant that are called manure plants। अच्छा, ये क्या होते हैं कि जो हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रो करे, वो जल्दी ग्रो करे या हेल्दी ग्रो करे, उसमें ज्यादा से ज्यादा उपज आए, उसमें ज्यादा से ज्यादा यील्ड आए, उसके लिए हम मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। तो क्या होता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर? मैं आपको सही से, मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों अलग अलग चीज होते हैं, है ना। मैं बोल एक साथ रहा हूँ, मैन्योर फर्टिलाइजर होते दोनों अलग अलग चीजें। क्या होता है मैन्योर? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। ठीक है। मैन्योर क्या होता है कि ऑर्गेनिक होता है मैन्योर पूरा, है ना। ये मैन्योर को क्या करते हैं, फार्म्स में ही प्रिपेयर कर देते हैं, जो कि जिसके पास बड़े फार्म है वो फार्म में ही प्रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिक होता है। अच्छा, इसका यूज क्या होता है? यूज तो मैंने बता दिया, सॉरी।
इसका ये होता क्या है, ये जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है उसके डिकम्पोजिशन से, उसके सड़ने से मैन्योर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, एक बड़ा सा टैंक रखते हैं फील्ड में और उसमें जितने भी ड्राई लीव्स हैं, एनिमल वेस्ट हैं, वो सबको जमा करते हैं। कुछ वीक्स बाद, 3-4 हफ्तों बाद वो सारा जब सड़ जाता है ना, तो उसको मिट्टी में फैला दिया जाता है ना, मिट्टी में फैला दिया जाता है। उससे क्या होता है कि उनका जो भी न्यूट्रिएंट होता है, जो ड्राई वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, वो सारा न्यूट्रिएंट मिट्टी में फैल जाता है और उसके बाद फिर उसे सीड्स ले पाए। ये होता है मैन्योर, ऑर्गेनिक होता है मैन्योर, ये बात याद रखें। अच्छा, फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, इट इम्प्रूव्स। अच्छा, जो फर्टिलाइजर है इसे हम फार्म्स में प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, ये फैक्ट्रीज में ही प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, मैन्योर का सेकंड पॉइंट, इट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, वाटर एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अच्छा, मैन्योर से फायदे क्या क्या हैं? मैन्योर से फायदे ये हैं कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करता है, और जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, पानी को अपने पास रखने की क्षमता, उसे ये इम्प्रूव करता है मैन्योर। क्यों इम्प्रूव करती है? क्योंकि वो ऑर्गेनिक होता है, इसीलिए। अच्छा, लेकिन फर्टिलाइजर, द फर्टिलाइजर हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट अ बेटर यील्ड। जो फर्टिलाइजर है वो फार्मर्स को एक अच्छी उपज, एक अच्छा यील्ड प्राप्त करने में मदद किया है, सच एज वीट, पैडी, मेज। जो फर्टिलाइजर्स हैं, पंजाब हरियाणा के जो खेत हैं, ये जो एरिया है पूरा, इसमें फर्टिलाइजर का बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है। और इससे क्या होता है कि काफी ज्यादा जो आउटपुट है वो निकलता है। चाहे आप वीट लगाएं, पैडी लगाएं, मेज लगाएं, काफी ज्यादा आउटपुट निकलता है। ये जो 3 क्रॉप्स हैं, इन्हीं में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर ये सारे फायदे नहीं करता, जो सॉइल है उसको, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव नहीं करता, जो उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसे इम्प्रूव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि फर्टिलाइजर क्या केमिकल्स हैं जो कि फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो वो क्रॉप्स को तो अच्छा यील्ड देते हैं, लेकिन वो मिट्टी को फायदा नहीं पहुंचाते, लेकिन मैन्योर मिट्टी को फायदा पहुंचाते हैं। तो मैन्योर इज कंपैरेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्योर होता है वो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स में थोड़ा कम रिच होता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं, कॉमन बात है, केमिकल्स हैं, वो हाईली रिच होते हैं। हाईली मतलब उसमें बिल्कुल एकदम काफी ज्यादा मात्रा में, कुछ भी डालो काफी ज्यादा मात्रा में हो जाता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। वही जो मैन्योर है वो क्या है? सड़ी चीजें, सड़े हुए मैटर, वो मैन्योर हो जाते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर क्या होता है? वो स्पेसिफिक होता है, यहाँ लिखा है स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, जैसे यूरिया हो गया, एमोनियम सल्फेट हो गया, एनपीके हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये एक फर्टिलाइजर का नाम है। तो एनपीके हो गया, ये सब स्पेसिफिक होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एक और बात बताता हूँ मैं, ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ये काफी ज्यादा स्कूल्स में पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। काफी ज्यादा, बहुत बार, एकदम एन नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो समझाया भी है ना, एक टेबल के फॉर्म में समझाया है। इससे क्या होगा, आपका आंसर भी प्रिपेयर होगा और आपको समझ भी आ गया। तो इसे जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये कुछ इमेज यहाँ पे आ गई है हमारी। ये मैन्योर, एक आदमी ये मैन्योर या फर्टिलाइजर कुछ छिड़क रहा है और यहाँ पे भी फर्टिलाइजर छिड़का जा रहा है। देखो केमिकल्स हैं, तो इसलिए क्या है, इन लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, क्योंकि केमिकल्स हैं, ये ह्यूमंस को भी हार्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या हो गया, हमने सॉइल प्रिपेयर कर लिया, हमने बीज डाल दिए, हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर भी उसमें ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, अब जो हमारा सीड है उसमें थोड़े थोड़े से सीडलिंग्स निकलने, छोटे छोटे से पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो उन्हें अब क्या जरूरत पड़ेगी? पानी की जरूरत पड़ेगी। पानी की जरूरत पड़ेगी। पानी पटाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। क्रॉप्स में समय समय पर पानी डालने के प्रोसेस को इरिगेशन बोलते हैं। सिंपल। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज क्रॉप टू क्रॉप। सिंपल बात है, कॉमन बात है। क्या बात है कि जो क्रॉप टू क्रॉप है, कोई क्रॉप है एक्स, कोई क्रॉप है वाई, तो दोनों क्रॉप अलग अलग है, दोनों की वाटर रिक्वायरमेंट भी तो अलग अलग होगी। तो इसीलिए उसमें पानी डालने का समय भी तो अलग अलग होगा। किसी को दिन में 4 बार पानी चाहिए, किसी को दिन में 2 ही बार पानी चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, इरिगेशन वेरी करता है। इरिगेशन की टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी करती है। क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल।
अब मान लीजिए कि आपने जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल है ना, सैंड मिक्स है सॉइल में, तो सैंड मिक्स है अगर सॉइल में, तो वो सॉइल जो होगा ना वो पानी को देर तक पकड़ के नहीं रख पाएगा, क्योंकि सैंड में पानी डालेंगे तो एकदम से नीचे चला जाता है ना, वो रहता नहीं है, तो उसमें हमें बार बार पानी पटाना पड़ेगा, तो फिर से इरिगेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गया। तो इसीलिए इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन, सीजन से भी तो फर्क पड़ेगा, कॉमन बात है। अच्छा, इरिगेशन के सोर्सेज क्या होते हैं? इतना सारा पानी, एक बड़ी सी फील्ड है 50 एकड़ 60 एकड़ की, तो उसमें हम बाल्टी मग से पानी तो पटाएंगे नहीं, उसके लिए कुछ सोर्सेज चाहिए होंगे। इसमें काफी सारा पानी हो तो कौन से सोर्सेज होंगे? वो वेल्स होंगे, ट्यूब वेल्स होंगे, पॉन्ड होंगे, लेक्स होंगे, डैम्स होंगे, कैनाल होंगे, ये सब जो है कॉमन बात है कि यहाँ पे काफी सारा पानी होता है और यहाँ से फार्मर्स पानी लेकर अपने फार्म्स में पटा सकते हैं। अच्छा, इतना सारा पानी ये लोग लाएंगे कैसे? क्या बाल्टी में भर भर के लाएंगे, गिलास में लाएंगे? नहीं। तो इसके लिए कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम थे जो कि पहले से यूज होते थे। वो क्या होते थे? मोट या पुली सिस्टम, चेन पंप, डेखली, राहत, ये सब कॉमन नेम है। इन सब में क्या होता था? मोट या पुली सिस्टम। देखिए यहाँ पे वेल लगा हुआ है, इसमें एक पुली होता था। पुली क्या होता है? गोल सा चक्री जैसा होता है, गोल, उसके अंदर क्या होता है? रस्सी होती है, और उस रस्सी में एक बाल्टी होती है जो कनेक्टेड होता है। अरे वेल तो आपने देखा होगा ना, वही सिस्टम वेल वाला होता है, उसमें से पानी निकालते हैं और नीचे एक इस टाइप का सिस्टम ऐसे बना रहता है सीमेंट का, इसके अंदर पानी डालते हैं और इसका आगे एक छोटा सा मुंह खुला रहता है, इसमें पानी भरते हैं, ये सीधा जाके खेत में ऐसे ऐसे यहाँ से पानी ऐसे जाके खेत में फैल जाता है। ये बहुत सिंपल सिस्टम होता है, मोट पुली सिस्टम। एक चेन पंप सिस्टम होता है, देखले सिस्टम होता है, ज्यादा दिया हुआ नहीं है इसके बारे में एनसीईआरटी में, इसलिए मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा और ये आता भी नहीं है, सिर्फ याद रख लें। एक होता है राहत सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें बीच में काफी सारा पानी भर दिया जाता है और एक व्हील होता है, और यहाँ पे कई सारे बकेट टाइप के, बाल्टी टाइप के रहते हैं, और ये ऐसे ऐसे घूमता है घूमता है, और उसके बाद फिर पानी ऊपर से नीचे ऐसे गिरता है और फार्म्स में चला जाता है, सिंपल। तो ये कुछ ट्रेडिशनल वेज थे। अब होते हैं मॉडर्न वेज। हर चीज में इनोवेशन, हर चीज में टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इसमें भी टेक्नोलॉजी आई होगी। तो मॉडर्न मेथड्स देखते हैं। मॉडर्न मेथड्स में हम दो मेथड्स देखने हैं, एक है स्प्रिंकलर मेथड और एक है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है? पॉइंट्स में बात लिखी हुई है क्योंकि ये स्कूल हमेशा पूछता है, अलग अलग स्कूल हमेशा ये एक क्वेश्चन होता ही है। दो क्वेश्चन में इसमें से आपको एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, मैन्योर फर्टिलाइजर। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, स्प्रिंकलर सिस्टम या ड्रिप सिस्टम से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स में मैंने आपको बात लिख दी कि आप पॉइंट्स में लिखो, एकदम आसानी से नंबर मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये अनइवन लैंड में मदद करता है, और जहाँ पे ज्यादा पानी भी रिक्वायर, ज्यादा पानी नहीं है ना, अब जैसे जरूरी नहीं है कि हर जगह कुएं हो, जरूरी नहीं है हर जगह नदी हो, जरूरी नहीं है हर जगह पॉन्ड हो, तो कई जगह ऐसे होते हैं जैसे राजस्थान में, तो वहां पे पानी की कमी है, तो इसीलिए वैसी जगह पे स्प्रिंकलर सिस्टम काम आता है। सेकेंड पॉइंट, परपेंडिकुलर पाइप्स आर कनेक्टेड विथ rotating nozzles at the top. Water is supplied from the main pipe at regular intervals. अब स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी जाता कैसे है? स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी ऐसे जाता है कि परपेंडिकुलर पाइप्स लगे होते हैं, फील्ड के बीच बीच में परपेंडिकुलर पाइप्स लगे होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल रहता है, जैसा कि यहाँ इमेज में है, और एक मेन पाइप होता है ना, उस मेन पाइप से हम पानी सप्लाई करते हैं, और वो सारी छोटी छोटी पाइप्स में जो कि फार्म्स में लगी हुई हैं उसमें जाता है। उससे क्या होता है? और जो पाइप्स में पानी जाता है उसके बाद ऊपर जो नोजल लगा होता है, उस नोजल में पानी एंटर करता है, और वो नोजल क्या होता है? रोटेटिंग नोजल होता है, वो घूमता है तेजी से, और घूमेगा तो पानी को वो स्प्रेड करता है बहुत बड़े इलाके में, बहुत मतलब अपने बड़े क्षेत्र में पानी को एक एक स्प्रिंकलर स्प्रेड कर देता है। तो कुछ इस टाइप का सिस्टम होता है जैसा कि यहाँ इमेज में है, ये वही एक छोटा परपेंडिकुलर पाइप है, इसके ऊपर एक नोजल लगा है और इससे पानी स्प्रेड हो रहा है। स्प्रिंकलर सिस्टम समझ में आ गया। अब सेकंड देखते हैं, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स। इसमें क्या होता है? जो पानी होता है वो हम स्प्रे नहीं करते, स्प्रिंकल में क्या करते हैं? हम पानी स्प्रे कर देते हैं, इसमें स्प्रे नहीं करते। इसमें क्या करते हैं कि एक पतली पाइप जा रही होती है प्लांट के रूट्स के पास, जैसा कि यहाँ इमेज में है, प्लांट के रूट्स के पास एक पतली पाइप जा रही होती है, और इसी पाइप में छेद होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं इसमें, और इस होल से ड्रॉप बाई ड्रॉप रूट के पास ही बिल्कुल पानी गिरता है।
ठीक है। द स्मॉल पाइप्स आर कनेक्टेड नियर द रूट ऑफ ईच प्लांट। वाटर इज नॉट वेस्टेड, इसमें पानी वेस्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है, हवा आएगी, पानी थोड़ा उड़ गया हवा में से, तो इससे थोड़ा पानी वेस्ट होता है, लेकिन फिर भी ये इसमें काफी कम पानी वेस्ट होता है स्प्रिंकलर सिस्टम में, एज कम्पेयर टू आपका राहत सिस्टम हो गया या पुली सिस्टम हो गया। उसमें तो हम पानी कुएं से निकाल के से डाल रहे हैं, पानी इधर उधर जाएगा, ज्यादा पानी हो जाएगा उससे। लेकिन उन दोनों से काफी अच्छा मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। एनसीईआरटी के बैक पेज एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है इनसे रिलेटेड कि सबसे कम पानी किस सिस्टम में खर्च वेस्ट होता है, तो यही होगा कि इन दोनों सिस्टम में सबसे कम पानी वेस्ट होता है। ड्रिप सिस्टम में पानी वेस्ट नहीं होता, और ये एक तरह से बूंद का मतलब क्या होता है, वरदान। ये जो सिस्टम है एक तरह से वरदान है उन इलाकों के लिए जहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है। इसमें बूंद बूंद पानी गिरता है, थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है प्लांट के बिल्कुल रूट के पास, उससे काफी ज्यादा कम पानी रिक्वायर्ड होता है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया, हमने सोइंग पढ़ लिया कि पानी बीज कैसे कैसे रोपाएगा। हमने और क्या पढ़ लिया, हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर भी डाल लिया। हमने अब क्या कर लिया, उसमें पानी भी डाल दिया, मतलब इरिगेशन भी कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, आगे है वीड्स। अब एक और समस्या है ना, एक समस्या भी आती है। समस्या क्या है, वीड्स। वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलोंग द क्रॉप। ये कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, है ना, ये इनकी कोई जरूरत नहीं होती, ये अपने आप नेचुरली ग्रो हो जाते हैं हमारे क्रॉप के साथ, ठीक है। ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि काफी ज्यादा मात्रा में उग जाएंगे, और उसके बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने डाले हैं ना, जो फर्टिलाइजर मैन्योर वाटर ये सब डाला है, ये सब सक कर लेंगे उसमें से, ये वीड्स ले लेंगे, तो हमारे क्रॉप को क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए जो वीड्स होते हैं ये अनडिजायरेबल होते हैं, इनकी जरूरत नहीं होती। द रिमूवल ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड वीडिंग, इन्हें निकालना भी जरूरी होता है, तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, वीडिंग कहते हैं। ये टिलिंग यहाँ पे गलती से लिख दिया है, उसे इग्नोर करें। बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में ड्राई अप एंड गेट मिक्स इन द सॉइल। तो ये दो टाइम पे किया जाता है ना, दो टाइम पे किया जाता है। एक तो बीज रोपने से पहले किया जाता है, जिससे कि बीज रोपने से पहले ही इनके रूट्स को ऐसे निकाल दिया जाता है और बीज को किल कर दिया जाता है, और बाद में ये जब रूट निकल जाएंगे तो ये सूख जाते हैं और वापस मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, तो मैन्योर बन जाते हैं। एक टाइम ये होता है। दूसरा टाइम क्या होता है रिमूवल ऑफ वीड्स का, जब जो प्लांट है, क्रॉप है, वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। दो टाइम होते हैं इसको निकालने का। बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है जब वो फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करना शुरू करें। The manual removing of seeds of weeds is done by tool called खुरपी। खुरपी नाम का एक टूल होता है, उससे क्या करते हैं, जो मैनुअली वीड्स को काट काट के निकालना, जैसे वीड है, ये वीड का प्लांट है, उसे ऐसे काट के जो निकाला जाता है, वो किस टूल के हिसाब से किया जाता है, वो खुरपी के नाम, खुरपी से किया जाता है। द वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो कि वीड को के उगने को कंट्रोल करते हैं, जैसे वीडीसाइड, उन्हें वीडीसाइड्स कहते हैं। जैसे 2,4-D, 2,4-D एक केमिकल है, एक वीडीसाइड है जो कि वीड्स के उगने को कंट्रोल करता है। ये हमारे क्रॉप को, जो जैसे कि अगर लगे कि ये हमारे क्रॉप को हार्म पहुंचाएगा, लेकिन यह क्रॉप को हार्म नहीं पहुंचाता, ये सिर्फ वीड्स को हार्म पहुंचाता है, वीड्स को उगने नहीं देता। अच्छा, यहाँ पे जो इमेज है ना, ये वाली इमेज, ये है हमारे खुरपी की इमेज। सॉरी 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 सॉरी, ये खुरपी की इमेज नहीं है, खुरपी की इमेज यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो है, ये है हमारा सिकल, ठीक है। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्या हो गया, हमने वीड्स भी निकाल दिए। अब क्या है, अब समय आ गया है जब हमारा जो क्रॉप है वो उग चुका है, अब उसे हार्वेस्ट, वो अब मैच्योर हो चुका है, अब उसे हार्वेस्ट करने की जरूरत है। तो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मैच्योर हो जाए और उसे काटने की जरूरत पड़े तो उसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री मतलब इन इंडिया is either done manually by sickle or by a machine called harvester। इंडिया में दो तरीके से किया जाता है, चाहे तो वो हाथों से करें या तो हम मशीन से करें, दो तरीके हैं इंडिया में। तो जो हाथों से करते हैं मैनुअली, उसको सिकल से करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इमेज है, और जो दूसरा है वो है हार्वेस्टर, जो कि यहाँ पे एक मशीन होता है हार्वेस्टर। In some crops it is required to remove the seed from the chaff, like
like in that of wheat, like in that of, sorry wheat नहीं यहाँ पे, like in that of wheat, wheat लिख दिया मैंने, wheat in this process is called threshing। जो wheat होता है, जो गेहूं होता है, उसमें से क्या होता है, उसके ऊपर एक पतली कवरिंग होती है, जो सीड की कवरिंग होती है, उसे हमें निकालना जरूरी होता है, उसकी जरूरत नहीं होती। तो इसके निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। उसकी जरूरत नहीं होती तो उसे निकालना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज डन इधर बाय मैनुअली और बाय, अच्छा वो पॉइंट रिपीट हो गया। ऑन स्मॉल स्केल द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शेफ बाय विनोइंग। जो स्मॉल स्केल है, अगर छोटा सा हमारे पास लैंड है, ज्यादा बड़ा लैंड नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि जो थ्रेशिंग है वो जरूरी नहीं है कि हम थ्रेशिंग ही करें। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, विनोइंग भी कर सकते हैं। विनोइंग एक और मेथड होता है जो कि आपने पहले पढ़ा होगा, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। विनोइंग भी एक मेथड होता है जो कि छोटे लैंड पे यूज होता है यही सेम काम करने के लिए। तो आधा हमारा जो हमारा 98% काम है वो खत्म हो चुका है। ये हमारा मेरे हिसाब से लास्ट स्लाइड होगा। हार्वेस्टिंग आप समझ गए कि प्लांट्स को काटना होता है, उसके लिए दो तरीके होते हैं, मैनुअल और वो मशीन वाला मेथड। मैनुअल में हम आसानी से सिकल से काट लेते हैं, और जो मशीन है वो तो मशीन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, स्टोरेज। स्टोरेज, अब देखिए, अब एक बार फसल कट गई हमारी, हार्वेस्ट हो गया, तो जरूरी नहीं है कि वो उसी टाइम मार्केट में जाए और बिक जाए, हमें उसे रखने की भी जरूरत पड़ेगी, उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। तो इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अगर उसे हमें देर तक रखना है तो हमें उसे देर तक, सॉरी हार्वेस्टेड ग्रेन्स को अगर हमें देर तक रखना है, लॉन्ग टाइम तक रखना है, तो उसे इन सब चीजों से सेफ भी रखना पड़ेगा, नहीं तो रैट्स आ जाएंगे, रैट्स खा जाएंगे उसे, इंसेक्ट्स लग जाएंगे उसमें, फिर वो खराब ही हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी होता है। तो जो ट्रेडिशनल वे है, हर चीज में दो वे होते हैं, ट्रेडिशनल वे और टेक्नोलॉजिकल वे, टेक्नोलॉजिकल तो नहीं सॉरी मॉडर्न वे। तो जो हमारा नॉर्मल वो होता है, उसमें क्या होता है, फार्मर्स जो ग्रेन्स को स्टोर करते हैं वो जूट बैग्स में करते हैं। जूट के बैग्स होते हैं बड़े बड़े, जिन्हें बोरा कहते हैं, बोरी कहते हैं, उसमें स्टोर करके रख लेते हैं। या मेटल के बिन होते हैं छोटे छोटे, मेटल, स्टील के, एल्युमिनियम के जो बॉक्सेस टाइप के होते हैं, उसमें स्टोर कर लेते हैं। लेकिन लार्ज स्केल पे अगर हमें स्टोर करना हो, ऑन लार्ज स्केल, जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए हमें कहाँ स्टोर करते हैं, हम सिलोज में स्टोर करते हैं, यहाँ सिलोज में स्टोर करते हैं। और किस में स्टोर करते हैं, ग्रेनरीज में स्टोर करते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, सिलोज और ग्रेनरीज। तो सिलोज और ग्रेनरीज में क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े से टैंक्स होते हैं मेटल के, इसमें क्या करते हैं, उन्हें सेफ रखा जाता है। और इससे क्या होता है, रैट्स और इंसेक्ट्स दोनों से इसमें वो सेफ रहते हैं। काफी ज्यादा जो हमारे पास ग्रेनरी अगर है तो आसानी से एक सिलो में, दो सिलो में वो हमें उसे क्या कहते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं उसे। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड। जो हमारा खाना है वो एनिमल से भी मिलता है हमें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम फार्म्स में उगा लेते हैं हमारा सारा खाना। तो हमें कुछ खाना जो है एनिमल से भी मिलता है, इसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक डेयरी के फोटो लगाई है जिसमें कई सारे काउस है। तो हम क्या कहते हैं, दूध भी पीते हैं हम, मिल्क पीते हैं। मिल्क कहाँ से आएगा, काउस से आएगा। तो इसीलिए ऐसे कई सारी चीजें हैं, कई सारे एनिमल्स हैं जिनको रियर किया जाता है फूड के लिए। तो वैसे ही काउस है, उनको मिल्क के लिए रियर किया जाता है। तो ये भी जो डेयरी का जो हिस्सा है वो एक तरह से एनिमल हस्बेंड्री के अंडर ही आता है। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, ज्यादा इसको एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखा था तो मैंने बता दिया, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू। और जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने पीपीटी में डिस्कस किए हैं वो सारे आप अपने नोट्स में, कॉपी में लिख लीजिए। और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को कर लेना, और एनसीईआरटी को पढ़ भी लेना एक बार सही से। जितना भी मैंने समझाया ना, एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लोगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ ऑफ क्लास 8 साइंस। थैंक यू।